Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Math Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 11 students, in this video inshallah we'll be solving one question on vectors. This question is from Math book D4. The exercise is 7D. The question number is 14. As you know that we have covered vectors from Math book D4 and we have covered exercise 7A, 7B, 7C and 7D. We have covered a lot of questions from these exercises in the class. और काफ़ी टाइम लगा हमें वेक्टर्स में इसी वजह से कि हमने जो है वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा किए हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये क्लियर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वेक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो तो हमने क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, बस थोड़ा सा पास पेपर प्रैक्टिस करनी रह गई है। पास पेपर के क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, तो फिर ये टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। सिंस दिस टॉपिक इज़ कमिंग इन योर मिड ईयर एग्जाम्स, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये जो क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन हम इंशाल्लाह इस वीडियो में देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट भी जो है वो पूछा जा रहा है और फिर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट भी है इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। आपको यहाँ नज़र आ रहा है पार्ट बी में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो पूछ रहा है, तो ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो भी जो है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा जब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो वी हैव कवर्ड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लास, हमने क्लास में किए हैं इस तरह के क्वेश्चंस एंड देयर आर क्वेश्चंस इन योर बुक एज वेल, तो डू प्रैक्टिस देम। पास पेपर में भी काफ़ी सारे सवाल इस तरह के मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी लाजमी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी वेटेज जो है वो अ, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये P1 में भी पूछा जाता है, ये P2 में भी पूछा जाता है, तो आपको जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है लाजमी अपने मिड ईयर एग्ज़ाम्स के लिए। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो। वीडियो की तरफ चलते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। तो लेट्स जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद डाटा जमा करते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और हम क्या क्या जो है वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस डाटा से। तो द क्वेश्चन सेज दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम है, तो यहाँ रुक जाते हैं और फिर पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक जितनी इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमें इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि पी से लेके क्यू तक जो है ना ये वेक्टर, इसका जो यहाँ आंसर दिया हुआ है समझो, इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो बोला हुआ है कि इट इज़ इक्वल्स टू बी। तो हमने सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है, तो हमने सबसे पहले अपना सारा डाटा जो है वो गैदर करना शुरू किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट यही करेंगे कि हमारे पास जो पी क्यू वैक्टर है ये हमारे पास बी के बराबर है। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमने यहाँ लिख ली है। उसके बाद जो सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास है कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब है कि ऑपोजिट साइड जो है वो बिल्कुल इक्वल होंगी। तो अगर P से लेके Q तक B है तो इसका मतलब है S से लेके R तक भी एग्जैक्टली यही B होगा। तो मैंने जो है यहाँ दूसरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख ली है कि S से लेके R तक जो वेक्टर मेरे पास है इसका आंसर भी एग्जैक्टली B है। तो मैंने S से R तक भी B लिख लिया है। ठीक है, तो ये जो है वो हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है, हमने डाटा जो है गैदर करना शुरू कर दिया है। उसके बाद द सेकंड इन्फॉर्मेशन इज पी टू एस ए है, तो मैंने जो है वो सबसे पहले यही काम किया पी से लेके एस तक, और फिर मैंने यहाँ ऊपर एरो बना दिया पी से लेके एस तक जो मेरा आंसर है दैट इज कमिंग आउट एज ए। और सिंस इट इज़ अ पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब है कि इफ पी से लेके एस तक ए है तो इसका मतलब है क्यू से लेके आर तक भी ए होगा। तो मैंने यहाँ जो है वो ये चीज़ भी नोट डाउन कर ली है। नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको फिगर में भी लिख सकते हो, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ज़्यादा पार्ट्स होते हैं तो फिर आपकी फिगर जो है ना बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो इसलिए बेटर यही होता है कि आप जो है ना इस तरह इसको साइड पे लिखते रहो ताकि आपके नज़र के सामने रहे। तो क्यू आर भी ए के बराबर हो गया, तो ये तो यहाँ तक क्या का क्वेश्चन पढ़ के हमने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया है। अब ज़रा आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये हमसे कह रहा है कि बी क्यू इज़ 2 टाइम्स आर बी। तो सबसे पहले इस पे थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। आपको पता है जब भी हमें इस तरह दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स को जो है वो एक साइड पे जमा करके रेशियो बना लेते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सके। तो बी क्यू और इस साइड पे आर बी था तो आर बी को मैं इस इधर ले आया तो ये आर बी ऐसे हो गया, बी क्यू डिवाइडेड बाय आर बी। और सिंस वहाँ टू था तो मैंने जो है वो टू को उधर ही रहने दिया, मुझे वहाँ रेशियो बनाना है तो इक्वल्स टू, और टू के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि 2/1 हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब ज़रा फिगर पे चलते हैं, जल्दी से फिगर पे देखते हैं कि भाई ये चीज़ कहाँ पे जो है वो हमें उसने दी हुई है।
अच्छा, तो ये कह रहा है कि पी क्यू जो है, सॉरी बी क्यू जो है, बी क्यू ये वाली चीज़ है, बी क्यू जो है वो हमारे पास 2 है। तो मैंने जो है वो इसको 2 लिख दिया। और आर बी को वो कह रहा है 1 है, तो आर बी जो है वो 1 है। तो इसका मतलब है टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 1 + 2 3, तो ये हो गया 1/3। और ये जो है ये हो गया 2/3। लेकिन ये 1/3 और 2/3 किसका है, तो ये टोटल का होता है ना। बेसिकली ये 1/3 जो है ये इस टोटल लेंथ का है। तो इसका मतलब है कि फिर मैं जो है वो 2/3, और ये बेसिकली क्यू आर है। तो मैं एक चीज़ और हो गई कि यहाँ एरो लगा देता हूँ इस तरह कि ये जो है वो ऊपर की साइड पे जा रहा है, और ये चूंकि इस साइड पे जा रहा है तो ये भी जो है वो इस साइड पे आएगा, और यहाँ भी एरो जो है वो इस साइड पे आएगा। तो मुझे अब जो और मुझे कोई चीज़ जो है वो इन्फॉर्मेशन और ये मिल गई कि क्यू से लेके बी तक जो है, क्यू से बी तक जो है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस तरह, ये फ्रॉम क्यू टू बी, ये मुझे और इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं जमा कर रहा हूँ ताकि फिर मैं आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। क्यू से लेके बी तक जो है ना, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2/3। तो आपने जो है वो यहाँ 2/3 लिखा और फिर क्यू आर लिख दिया। तो ए के बराबर है, तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या हो गया कि आप क्यू आर की जगह पे ए लिख सकते हो। तो ये 2/3 हो गया, और आपने क्यू आर की जगह पे ए लिख लिया। तो अब देखो आपने क्यू बी की जो है ना वो खुद ही फाइंड कर ली। अभी मैं क्वेश्चन देखा भी नहीं है और मैंने जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। और बी आर भी मुझे पता चल गया है, बी आर, तो बी आर किसके बराबर है मैं वो भी देख लेता हूँ। मे भी पॉसिबल हो सकता है मुझे यही चीज़ें फाइंड करनी हो, तो मैं डायरेक्टली यहीं से उठा के अपना आंसर लिख दूंगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ बी आर लिख दिया। बी आर किसके बराबर हो गया, और बी आर मैंने अभी देखा है, तो बी आर इज 1/3 क्यू आर, तो मैंने यहाँ 1/3 क्यू आर लिख दिया। और अगेन मुझे पता है कि भाई क्यू आर जो है वो ए के बराबर है। तो इसका मतलब है कि मैं क्यू आर की जगह पे ए लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1/3 ए हो जाएगा ये मैंने वर्किंग जो है वो अपने क्वेश्चन को देखते हुए मैं करता हुआ जा रहा हूँ। मैंने अभी देखा ही नहीं मुझे फाइंड क्या करना है। ठीक है, मे बी पॉसिबल कि ये सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ जाए, या इनमें से कुछ की पड़ जाए। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन है ए आर की। ए आर को भी इस तरह लिख लेते हैं। ए आर को जब मैं लिखूंगा तो ए आर इस साइड पे रह जाएगा, ए आर। और फिर ये दूसरी साइड से जो एस आ रही है इसके नीचे आ जाएगा। तो दिस विल बी ए आर अपॉन एस आर, और जो रेशियो है वो है 1/3। ठीक है, इसका मतलब है कि ए आर जो है ना वो 1 पार्ट है, और एस आर जो है ना वो मेरे पास 3 पार्ट्स हैं। तो मैं ज़रा फिगर पे चल के देखता हूँ कि ये कहाँ की बात कर रहा है। ये वाली बात कर रहा है कि ए आर जो है मेरे पास 1 पार्ट है, और एस आर का मतलब ये है कि एस से लेके आर तक टोटल जो है वो 3 है। तो इसका मतलब है 1 तो यहाँ आ गया, तो इसका मतलब कितना बच गया, 2 बच गया, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 2/3 है, और 1/3 हो गया। ठीक है, और फिर मुझे ये भी बताना है कि 1/3 किसका है, तो ये 2/3 ऑफ टोटल लेंथ कितनी है, एस आर। तो मैं यहाँ एस आर लिख दूंगा। अब देखो फिगर मेरी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसमें चीज़ आना शुरू हो गई, तो थोड़ा सा फिगर जो है मैसी हो गई। इसीलिए मैं उसको अकेले अकेले लिख रहा हूँ ताकि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए और फिर मुझे ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो ये एस आर जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अब ये क्या हो गया, जल्दी से इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है एस आर बी है। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, एस आर इज बी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एस से लेके ए तक तो मेरे पास ये और चीज़ें आ गई। एस से लेके ए तक, एस से ए तक मेरे पास जो है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एस से ए मेरे पास कितना है, एस से ए इज 2/3 एस आर, और एस आर की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, एस आर की जगह मैं बी लिखने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा 2/3 बी। ठीक है, तो ये 2/3 बी हो गया। अब मैं डायरेक्ट जो है वो दूसरे वाले की भी वैल्यू लिख लेता हूँ। और दिस इज ए टू आर, ए टू आर, ए टू आर मैंने ऐसे लिख लिया। ए टू आर इज बेसिकली 1/3 ऑफ एस आर, और एस आर मुझे पता है एस आर जो है वो बी के बराबर है। तो मैंने जो है वो डायरेक्ट 1/, यहाँ 3 लिखा, और 1/3 के आगे बी लिख दिया। तो मैंने यहाँ जो है वो जो मुझे डाटा गिवन था उसके हिसाब से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ जमा कर ली है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन। अब मुझे कुछ और गिवन नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं लिख चुका हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी द फर्स्ट थिंग इज ऐसे। अब आप देखोगे कि ऐसे तो मैं पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूँ, तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ही हो गया डायरेक्ट। तो अब मेरा काम और आसान हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऐसे। अब ये मैंने देखा नहीं था कि मुझे ऐसे फाइंड आउट करना है, मैंने सिर्फ डाटा जो है उसको एक्सप्लोर किया और मैंने उसमें से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना शुरू करी। तो मेरे पास जो है वो डायरेक्टली ऐसे का आंसर आ गया। ऐसे का आंसर कितना आ रहा है, 2/3 टाइम्स बी। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है कि भाई यू हैव टू फाइंड क्यू बी। क्यू बी फाइंड आउट करना है मुझे। क्यू से लेके बी तक जाना है, तो क्यू से लेके बी तक जो है वो 2/3 क्यू आर है। और क्यू बी भी मैं फाइंड कर चुका हूँ। क्यू बी भी मेरे पास जो है वो 2/3 ए आर है। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया।
देखो दो आंसर तो मेरे पास ऐसे ही आ गया मुझे। इतना टाइम लगा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन हमारे अब मेरे पास डायरेक्ट आंसर्स आना शुरू हो गए। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ऐसे की वैल्यू आ रही है 2/3b, और मेरे पास क्यूबी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 2/3a, ये क्यूबी भी आ गया। और उसके बाद थर्ड पार्ट में मुझसे कह रहा है पीबी। तो अब मुझे ये देखना है क्या पीबी मैंने निकाल लिया है, नहीं। अब पीबी देखते हैं, पीबी क्या है, व्हाट इज पीबी। पीबी पी से लेके ये बी, मुझे यहाँ तक आना है, तो मुझे पी से स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी और बी तक आना है। तो ये वाला पाथ तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि इसमें मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता। हाँ, ये वाला पाथ मैं ले सकता हूँ कि फर्स्ट मैं पहले पी से क्यू आता हूँ और उसके बाद क्यू से जो है वो मैं बी चले जाता हूँ। तो पी से क्यू जो है वो मेरे पास बी है। तो अगर मैं थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ, तो इन ऑर्डर टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं पहले P से Q जाऊंगा तो ये B हो जाएगा, तो मैंने B लिख लिया। और उसके बाद मैं Q से B जाऊंगा तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइन है, क्योंकि मैं जो है वो एरो को फॉलो कर रहा हूँ। और ये मेरे पास क्यू बी जो है वो मैं निकाल चुका हूँ, क्यू बी जो है वो 2/3a है। तो मैंने क्यू बी की जगह पे जो है वो 2/3a लिख लिया है। और इसको थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि पी क्यू जाओगे आप पहले। आप ऐसे एक वो भी बना सकते हो इसका एक्सप्रेशन, ताकि फिर आप वैल्यूज यूज कर लो सिर्फ। तो पहले आप पी से क्यू जाओगे, उसके बाद आप इसमें ऐड कर दोगे क्यू टू बी। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला हमारे पास, बेसिक एक्सप्रेशन ये हो गया है। और फिर जो है वो हम इसमें वैल्यूज डालेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा बी प्लस 2/3a। दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है क्यू एस। फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। तो फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है कि वी हैव टू गो फ्रॉम क्यू टू एस। अब देखो क्यू एस हमने फाइंड आउट किया है, नहीं किया हुआ क्यू एस फाइंड आउट। चलो अब देख लेते हैं, क्यू ये रहा और एस ये रहा, तो हमें क्यू से एस जाना है। तो इसका मतलब है हम ये वाला पाथ नहीं फॉलो कर सकते, डाटा नहीं है। तो पहले मैं क्या करूंगा, क्यू से लेके पी तक जाऊंगा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि फर्स्ट आई विल गो फ्रॉम क्यू टू पी। तो ये क्यू पी हो जाएगा वेक्टर। और क्यू पी पे पहुंचने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगा पी एस, क्योंकि मुझे क्यू एस चाहिए, तो मैं इसमें पी एस ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन गई बेसिक। अब मुझे सिर्फ इंसर्ट करनी है वैल्यूज, और मुझे देखना है क्या क्यू पी की वैल्यू मेरे पास है। मेरे पास तो पी क्यू की वैल्यू है वो बी है। तो चूंकि मैं अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ये माइनस बी हो जाएगी। तो मैंने जो है वो इसको माइनस बी लिख दिया। और उसके बाद मैंने प्लस किया, क्या पी एस की वैल्यू मेरे पास है, और पी एस मेरे पास ए है, बिल्कुल गिवन है मेरे पास, और वो मैं इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो ए माइनस बी इसकी वैल्यू आ गई। ये फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। जल्दी से फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में आई हैव टू फाइंड बी ए। मुझे बी से ए जाना है, बी से मुझे ए जाना है, तो इसका मतलब है बी आर। पहले मैं बी से आर चले जाता हूँ, फिर मैं आर से ए चले जाऊंगा। मैं ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ, या बेसिक एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ कि फर्स्ट आई विल गो फ्रॉम बी टू आर। पहले मैं बी से आर जाऊंगा और उसके बाद उसमें ऐड कर दूंगा आर टू ए। ठीक है, तो ये मेरा रूट हो जाएगा। आई जस्ट हैव टू इंसर्ट द वैल्यूज नाउ। मुझे सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करनी है, वैल्यूज मेरे पास हैं। ये मेरे पास है बी से आर। मैंने देखो बी से आर फाइंड किया हुआ है। बी से आर जो है वो है मेरे पास 1/3 है। तो मैंने यहाँ 1/3 लिख लिया। और उसके बाद पॉजिटिव का साइन है। और फिर मेरे पास है आर टू ए। आर टू ए है मेरे पास, आर टू ए मेरे पास नहीं है। ठीक है, मेरे पास जो है वो ए आर है। ए आर जो है वो 1/3 भी है। तो इसका मतलब है कि अब ये माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ ये जो पॉजिटिव साइन है इसको मिटा देता हूँ, और मैं यहाँ डायरेक्ट जो है वो -1/3 भी लिख दूंगा, क्योंकि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मेरे पास ए आर था, और ए आर जो था दैट इज इक्वल टू 1/3b। तो चूंकि मैं नेगेटिव डायरेक्शन में, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैंने फिर ये माइनस ले लिया। तो बी से ए का रूट मैंने क्या ले लिया, पहले मैं बी से आर गया, तो ये 1/3 क्यू आर की जगह मैंने ए लिख दिया, तो 1/3 ए हो गया। और उसके बाद मैंने ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया, तो ये 1/3 एस आर हो गया। एस आर की वैल्यू बी है, तो ये -1/3 बी हो गया। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट के सारे आंसर्स आ गए। जल्दी से ये देख लेते हैं, बी ए अपॉन क्यू एस की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बी ए की वैल्यू हमारे पास है, हमने बी ए की वैल्यू जो है वो फिफ्थ पार्ट में हमने फाइंड आउट किया। हमारे पास बी ए की वैल्यू ये आ गई, 1/3 a - 1/3 b। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एक काम ये कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ वैल्यू यूज़ करेंगे ना, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम ये काम कर लेते हैं कि हम इसमें से 1/3 को कॉमन ले लेते हैं। और जब हम 1/3 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा a - b। ठीक है, तो इससे ना आसानी हो जाएगी थोड़ा सा ये रेशियो निकालने के लिए।
वरना फिर हमें थोड़ा सा जो है वो हो सकता है कंफ्यूजन भी हो जाए कि भाई ये किस तरह होगा। तो बस अब जल्दी से बी ए की वैल्यू डालते हैं। बी ए की वैल्यू इधर ही सॉल्व कर देता हूँ इसको। बी ए की वैल्यू मेरे पास है 1/3, और 1/3 के साथ जो है वो ए माइनस बी है, तो मैंने ये न्यूमरेटर में लिख दिया। और उसके बाद जो डिनोमिनेटर में है वो है मेरे पास क्यू एस। क्यू एस की वैल्यू भी मैंने अभी फाइंड आउट की है, बिल्कुल फोर्थ पार्ट में। वो आ रही है ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी न्यूमरेटर में भी आ रहा है, ए माइनस बी जो है वो डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। तो इससे फ़ायदा ये होना है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके बाद मेरा जो सिंपल आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ मैं अपना आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरे पास आ गया 1/3, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब जरा सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देख लेते हैं, जिसमें एक एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। पहले एक काम ये करता हूँ कि ट्राइंगल, क्योंकि हमसे कह रहा है ट्राइंगल ए बी आर, तो ट्राइंगल ए बी आर कौन सा ट्राइंगल है? ए बी इसकी बेस है, तो मैंने जो है वो यहाँ ए लिख लिया, और यहाँ मैंने बी लिख लिया, और मैंने ये वाला ट्राइंगल बनाया ए बी आर, और इसका टॉप पॉइंट जो है वो आर है, तो मैंने यहाँ आर लिख दिया। ए बी आर इस तरह का हो गया। और फिर ये हमसे ये पूछ रहा है कि भाई ट्राइंगल एस क्यू आर, तो ट्राइंगल एस क्यू आर कौन सा है? एस क्यू बेस हो गई और आर वही कॉमन है, तो आर ऊपर है तो आर ऊपर है यहाँ भी। ठीक है, तो ये आर इधर आ गया, और फिर जो है वो ए की साइड पे एस है। ए की साइड पे एस है, तो मैंने यहाँ एस लिख दिया और क्यू लिख दिया। तो अब ये मुझे जब मैंने ड्रॉ कर लिए दोनों ट्राइंगल्स, तो मुझे ये नजर आ रहे हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है। कॉन्ग्रेंट तो नहीं है, कॉन्ग्रेंट तो एग्जैक्टली सेम होते हैं, लेंथ और एंगल्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन इनके एंगल्स जो है वो सेम है, और लेकिन इनकी लेंथ जो है ना वो डिफरेंट है। तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स में आपको पता है एरिया का रेशियो का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं? A1/A2। ये हमने जो है वो कांग्रेस और सिमिलैरिटी का जब टॉपिक किया था, उसमें हमने ये देखा था कि द रेशियो ऑफ A1 और A2, मतलब दो सिमिलर फिगर्स हैं, उनके रेशियो, एरिया का रेशियो जो है उसका फॉर्मूला होता है L1/L2 होल स्क्वायर। क्योंकि एरिया टू डायमेंशनल होता है, इसका एरिया, एरिया का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, इसलिए जो है हम यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो अब यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे पास इसकी कोई लेंथ है। लेंथ मतलब है कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं हमें वही कंपेयर करना है। अगर हम ए आर को ले रहे हैं तो ए आर के साथ हमें एस आर को लेना है। ठीक है, अगर हम ए बी को ले रहे हैं तो ए बी के साथ हमें एस क्यू को लेना है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को ही कंपेयर किया जाता है। अगर हम आर बी ले रहे हैं तो फिर हमें आर क्यू लेना है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास ए आर और एस आर की वैल्यू है। ए आर और एस आर की वैल्यू हमारे पास है। हमने ये देखा था क्वेश्चन के स्टार्ट में कि ए आर जो है वो वन पार्ट है और एस आर जो है वो थ्री पार्ट्स है। तो इसका मतलब है बस यही वैल्यूज जो है वो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। लेंथ की जगह पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो इस तरह, ताकि और क्लियर हो जाए। ए आर, मैं छोटे वाला जो ट्राइंगल है उसकी ए आर ले रहा हूँ लेंथ, और जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसको मैं एस आर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसकी जगह पे फिर मैंने जब L1 L2 की जगह पे ये लिख लिया, तो मुझे अब स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब मैं वैल्यूज डाल देता हूँ जल्दी से। ए आर जो है उसकी वैल्यू मेरे पास वन है, वन पार्ट है वो, और एस आर जो है उसकी वैल्यू मेरे पास थ्री पार्ट्स है। और सिंस आई हैव टू टेक द स्क्वायर, सो वन स्क्वायर इज वन, एंड थ्री स्क्वायर मीन्स थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री, दैट इज इक्वल्स टू नाइन। तो ये 1/9 हो गया। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो ये वाले पार्ट का आंसर आ गया, दैट इज कमिंग आउट एज 1/9। तो ये जो रेशियोज उसने मुझे दिए थे ट्राइंगल्स के, इनका रेशियो मेरे पास 1/9 आ रहा है। मैंने ड्रॉ करके देखा सबसे पहले कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो फिर मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं होते तो फिर आपने देखा था कि रेशियो ऑफ देयर बेस और वो हाइट वाला जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम जरा लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर, ट्राइंगल ए बी आर मतलब यही वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है जो हमारे पास इस वक्त जिसका एरिया वन पार्ट आ रहा है। और फिर हमसे कह रहा है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस जो है वो पूरा पैरेललोग्राम है। इसका मतलब है अब ट्राइंगल और पैरेललोग्राम को कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस फॉर्मूला ऑफ फॉर सिमिलर फिगर्स। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ रहा है, तो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम जो है वो हमारे पास सिमिलर फिगर नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। हमें कोई और ट्रिक जो है वो यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। हम इस वाले जो आंसर को, जो रिसेंट बिल्कुल हमारा आंसर आया, हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हमें ये बात पता चल गई है कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है, इसका जो एरिया है वो वन है, और ये वाला जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है एस क्यू आर, इसका एरिया मेरे पास आ रहा है नाइन। ये जो एस क्यू आर है बेसिकली ये मेरी फिगर का हाफ है। अगर आप देखो तो ये जो एस क्यू आर ट्राइंगल बन रहा है, इट इज़ हाफ ऑफ माई फिगर। तो अगर ये पूरा नाइन है तो इसका मतलब है कि ये वाला भी पूरा नाइन होगा, जो हाफ पार्ट है ये एस पी क्यू। तो इसका मतलब है ये भी नाइन
ये वाला पार्ट भी 9 और ये वाला पार्ट भी 9, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल अगर मैं पी क्यू आर एस का पूछूंगा तो पी क्यू आर एस का टोटल मेरे पास आ जाएगा 18। इसका आंसर यहाँ लिख लेते हैं जल्दी से, 1/9। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाओ जल्दी से, क्योंकि हमें एरिया की बात की है ना। देखो इस वाले पार्ट में हमने फाइंड आउट कर लिया है, इस वाले पार्ट में हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल एस क्यू आर जो है ना वो 9 पार्ट्स है। तो एस क्यू आर ये वाला ट्राइंगल है, एस से लेके क्यू तक आ रहा है, फिर आर, ये जो हाफ पार्ट है बेसिकली, अगर आप अपने पैरेललोग्राम को गौर से देखो तो ये जो लाइन एस क्यू है ये इसको हाफ में डिवाइड कर रही है। हाफ पार्ट ऊपर की तरफ है, हाफ पार्ट नीचे की तरफ है। अगर ऊपर का हाफ पार्ट का एरिया 9 आ रहा है तो नीचे का हाफ पार्ट का एरिया भी 9 आएगा। तो अगर मैं टोटल फिगर की बात करूंगा कि टोटल फिगर का एरिया कितना आ रहा है, तो ये 9 + 9 कितना हो जाएगा? 18। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 18 आ गया मेरे पास। और फिर वो मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई एरिया ऑफ ए बी आर का एरिया मैंने अभी निकाला है, ये रहा एरिया ऑफ ए बी आर जो है वो 1 पार्ट है, तो इसका मतलब है यहाँ भी 1 पार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इस छोटे ट्राइंगल को और इस पूरी बड़ी फिगर के एरियाज को कंपेयर करूंगा तो वो 1/18 है। यहाँ स्क्वायर इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज ये सिमिलर फिगर्स नहीं है ना, एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ मैं स्क्वायर नहीं करूंगा। यहाँ मैं जस्ट एडिशन और एडिशन करके जो है वो अपना रेशियो निकाल लूंगा। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, काफी लंबा क्वेश्चन था। तो आई होप ये इसका सोल्यूशन जो है तुम लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई इसमें तो लाजमी जो है वो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस तरह के क्वेश्चंस को और कोशिश करूंगा कि मुझे मिल जाए पास पेपर से, तो मैं उनका सोल्यूशन तुम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और अपनी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, कीप वर्किंग हार्ड, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है तुम सबको कामयाब करेगा। अंटिल देन टेक केयर, मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।